हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर को। ये क्लास 9th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 3 है और ये जो चैप्टर है ये आर के लक्ष्मण का लिखा हुआ है। और ये जो चैप्टर है इसका सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर एक ईश्वरन नाम का बंदा है जो कि स्टोरी टेलिंग में, कहानी सुनाने की कला में बहुत माहिर है, बहुत अच्छे से कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम। ये जो कहानी है ये गणेश नाम के एक बंदे को एक यंग मैन महेंद्रा ने सुनाई थी। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. ये जो महिंद्रा यंग मैन था ये एक जूनियर सुपरवाइज़र का काम करता था एक फर्म में, एक छोटी कंपनी में, जो कंपनी अलग अलग जगहों पे जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, फैक्ट्रियों में, जहाँ पे पुल बन रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे डैम्स बन रहे हैं वहाँ पे सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करती थी। इसका मतलब जाहिर सी बात है महिंद्रा को थोड़े टाइम बाद अपनी रहने की जगह बदलनी पड़ती थी, क्योंकि वो जूनियर सुपरवाइज़र था जिस कंपनी में, वो अलग अलग जगहों पे सुपरवाइजर्स भेजा करती थी। महिंद्रा का काम होता था नज़र रखना एक्टिविटीज़ पे, वर्क साइट पे, यानी जहाँ पे काम चल रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो रही हो, चाहे वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रही हो, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, वहाँ पे सारे काम ठीक हो रहे हैं इस बात पे नज़र रखना महिंद्रा का काम होता था। उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार मूव करते रहना पड़ता था, जैसा कि हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था उसी अकॉर्डिंग, एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस, जैसे कि हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था। कई बार उसको कोल माइनिंग साइट, जहाँ पे कोयले की खदानी की जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, कई बार वहाँ पे भेजा जाता था। कई बार रेलवे ब्रिज जहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ पे भेजा जाता था। ठीक है, उसके बाद कुछ महीनों के लिए उसको केमिकल प्लांट में भेजा जाता था जो कहीं पे सेटअप किया जा रहा है, विच वॉज कमिंग अप समवेयर का मतलब जिसको कहीं पे डाला जा रहा है, जिसको कहीं पे बनाया जा रहा है। ही वॉज अ बैचलर, वो कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी महिंद्रा की। उसकी ज़रूरतें काफ़ी सिंपल थी और वो ओड कंडीशंस यानी विपरीत परिस्थितियों में, बेकार कंडीशंस में भी खुद को ढाल लिया करता था, एडजस्ट कर लिया करता था। जैसे कि इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, कोई सर्किट हाउस है जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। मेक शिफ्ट कैनवस टेंट, कई बार उसको रहने के लिए कैनवस का, तिरपाल का, मोटे कपड़े का बना हुआ टेंट दे दिया जाता है कि आपको इसमें रहना है। मेक शिफ्ट का मतलब जिसको शिफ्ट किया जा सकता है, बहुत थोड़े टाइम में कहीं और गाड़ा जा सकता है, लगाया जा सकता है। इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, किसी स्टोन क्वेरी के बीच में कई बार उसको टेंट में रहना पड़ता था, लेकिन हर कंडीशन में वो खुद को एडजस्ट कर लिया करता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, एक सहारा था। क्या? उसका कुक। उसके पास एक कुक था जो हमेशा जहाँ भी महिंद्रा जाता तो वो उसको अकम्पनी करता था, उसके साथ जाया करता था, और उस कुक का नाम था ईश्वरन। यही ईश्वरन सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। कुक महिंद्रा से काफ़ी अच्छे से अटैच था, यानी काफ़ी जैसे मन मिले हुए थे, दोनों के मन मिलते थे आपस में, महिंद्रा के और ईश्वरन के। और बिना शिकायत के जहाँ भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती थी वहाँ वो उसके साथ जाया करता था। वो महिंद्रा के लिए कुकिंग किया करता था, उसके कपड़े धोया करता था, चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को बैठ के उसके साथ चैट किया करता था, बातें किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो बहुत सारी कहानियाँ बुन सकता था, बुनने का मतलब बना सकता था, वो कहानियाँ बनाने की कला उसके अंदर थी। एंड एनेक्डोट्स यानी बहुत सारी घटनाएं, इंसिडेंट्स, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो सुना सकता था। जब भी उसको कहा जाए वो किसी न किसी अलग तरह की कहानी के साथ तैयार रहता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। इसका मतलब क्या है? ईश्वरन के अंदर एक और बहुत काबिलियत थी, को बहुत बड़ी काबिलियत थी, एक बहुत बड़ी अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो उन जगहों पे भी खाने के इंग्रेडिएंट्स यानी खाने के सामान और सब्जियों का इंतज़ाम कर लिया करता था, जो डिसोलेट लैंडस्केप का मतलब जहाँ पे कोई भी घर वगैरह नहीं है, कोई भी दुकानें वगैरह नहीं हैं, वहाँ से भी वो खाना पकाने की सब्जियां वगैरह इन चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया करता था। मीलों मीलों दूर तक जहाँ पे कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी वहाँ पे भी वो खाना पकाने का सामान जो है वो जुटा लिया करता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables,
विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। वो जादुई ढंग से, मिरेकुलसली का मतलब जादुई ढंग से इकट्ठे कर लिया करता था, बना दिया करता था, सबसे डिलीशियस यानी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी डिशेस बना दिया करता था उन फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर ही, जिंक शीट का मतलब जिस घर के अंदर वो रह रहे थे फिलहाल, वो जिंक शीट का, जिंक मेटल की शीट का बना हुआ था। तो जिंक मेटल की शीट के बने हुए शेल्टर में आने के 1 घंटे बाद ही वो बहुत ही डिलीशियस जो है खाना बना दिया करता था। महिंद्रा जो है वो अक्सर सुबह जल्दी उठ जाता था और सुबह खाना खाने के बाद काम पे निकल जाता था। वो अपने साथ थोड़ा सा पका खाना, कुक्ड फूड लेके भी जाया करता था लंच के लिए। इस दौरान ईश्वरन जो है वो शेड को टाइडी अप का मतलब ठीक ठाक करता था, जो बिखरा हुआ होता था उसको ठीक ठाक करता था, कपड़े धोता था, हैव अ लेजरली बाथ यानी बड़े आसानी से आराम से नहाता था, बहुत आराम से, जैसे उसके पास टाइम ही टाइम है कुछ करने के लिए नहीं, ऐसे नहाता था। अपने ऊपर बहुत सारी पानी की बाल्टियाँ उड़ेलता रहता था और बहुत टाइम तक प्रेयर गाता रहता था। मटरिंग का मतलब अब जैसे लगातार कोई ना कोई प्रेयर जो है वो बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, जब तक वो ये सब काम निपटाता तब तक लंच टाइम हो जाता। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर तक पढ़ता था, बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले, यानी पढ़ते पढ़ते वो सो जाता था, तो सोने से पहले, डोजिंग ऑफ से पहले वो थोड़ा पढ़ा करता था। उसकी जो बुक्स थी, जो वो बुक्स पढ़ा करता था, वो पॉपुलर तमिल थ्रिलर, रोमांचक तमिल कहानियाँ वगैरह वो पढ़ा करता था, जो अक्सर कई 100 पेजेस की होती थी, ऐसी कहानियाँ वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। कहने का मतलब क्या है कि जो इमेजिनेशंस क्रिएट करते थे तमिल राइटर्स, और जो नरेशंस तमिल राइटर्स क्रिएट करते थे, वो ईश्वरन को बांधे रखते थे। ईश्वरन जो है वो उन कहानियों का इतना फ़ैन हो गया था कि उनको छोड़ता नहीं था, छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शंस होते थे कहानियों में जो कैरेक्टर्स होते थे, कहानियों के लिखने का जो तरीका होता था, वो इतना बेहतर होता था कि ईश्वरन उनको छोड़ता नहीं था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. वो खुद भी जो कहानियाँ सुनाता था, उसकी खुद की कहानियों में भी उन तमिल ऑथर्स की कहानियों की झलक दिखती थी जिनकी वो कहानियाँ पढ़ा करता था। यानी जिन राइटर्स की वो कहानियाँ पढ़ता था, उसकी खुद की कहानियों में भी उनका असर दिखाई देता था। जब वो छोटी सी घटना को भी नरेट कर रहा होता, सुना रहा होता, तो वो उसके अंदर सस्पेंस कहीं ना कहीं से डाल ही देता था, और कहीं ना कहीं से उसके अंदर सरप्राइज एलिमेंट उसके अंदर डाल ही देता था उस अकाउंट में। यानी सिंपल सी चीज़ को भी वो बहुत रोमांचक तरीके से जो है पेश करता था सुनने वाले के सामने। जैसे कि ये कहने की बजाय कि वो एक उखड़े हुए पेड़ के पास से गुजरा हाईवे पे चलते हुए, वो क्या कहता, देखो असल में तो बात क्या थी कि हाईवे पे एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा था और वो उसके पास से गुजरा, का असल बात तो ये थी, लेकिन वो कैसे बताता इस बात को, विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड, अपनी जो आईब्रोज हैं उनको ऊपर की तरफ आर्क करते हुए, ऊपर की तरफ उठाते हुए, हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और जैसे ड्रामा करते हैं, जैसे नाटक करते हैं, अपने हाथ खोल के जैसे ड्रामा कर रहा है, इस तरीके से। द रोड वॉज डेजर्टेड, जो सड़क थी वो सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मैंने देखा कि एक इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, बुशी यानी झब्बेदार, जैसे बहुत सारी झाड़ियाँ से निकली हुई हो, बीस्ट यानी दानव, राक्षस, वो रोड पे फैला हुआ है। अचानक मैंने देखा वो रोड पे फैला हुआ है, लेटा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरा मन हुआ कि मैं मुड़ के वापस चला जाऊँ, मेरा आधा मन हुआ, लेकिन जैसे ही मैं पास आया मैंने देखा कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है, इसकी सूखी जो झाड़ियाँ हैं, इसकी जो सूखी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो इधर उधर फैली हुई हैं। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महिंद्रा अक्सर अपनी कैनवस की बनी हुई चेयर में स्ट्रेच करके बैठता था, यानी अच्छे से खुल के बैठता था, स्ट्रेच करके बैठता था, और ईश्वरन की कहानियों को बिना क्रिटिसाइज किए, यानी बिना कमी निकाले सुना करता था। ये आदत थी उसकी जो है महिंद्रा की। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, मैं जहाँ से आता हूँ, ये एक और कहानी ईश्वरन की सुनाई हुई, वो टिम्बर यानी लकड़ी के लिए काफ़ी फेमस है। ईश्वरन शुरू करता, हमारे घर के चारों तरफ जो है वो
लकड़ी वाले पेड़ों से घिरा हुआ जंगल है। जो लकड़ी के लोग्स हैं, लकड़ी के बड़े बड़े जो हैं टुकड़ों को लोग्स कहा जाता है, जिनको हाथी अक्सर ट्रकों में चढ़ाते हैं। जो लोग्स हैं वो लोरीज पे यानी ट्रक्स पे हाथी चढ़ाते हैं। ये जो हाथी होते हैं ये बड़े बड़े अच्छे से खिलाए पिलाए गए बीस्ट यानी राक्षस जैसे होते हैं। जब वो वाइल्ड हो जाते हैं, वाइल्ड का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, महावत के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो सबसे एक्सपीरियंस्ड महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता जब वो जो हैं पागल हो जाते हैं तब। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस शुरुआती डायलॉग के बाद, इस शुरुआती प्रोलॉग के बाद ईश्वरन जो है वो एक बहुत ही इलेबोरेट इंसिडेंट बताता एक एलिफेंट का। एक बार एक टस्कर, टस्कर का मतलब यहाँ पे एलिफेंट ही है, एक बार एक टस्कर जो है वो लकड़ी के अपनी जगह से निकल भागा और इधर उधर घूमने लगा, उस झाड़ियों के ऊपर स्टैम्प करता हुआ, झाड़ियों को रोंदता हुआ, जंगली क्रीपर प्लांट्स को उखाड़ता हुआ और रास्ते में आने वाली झाड़ियों को, ब्रांचेस को, पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था वो टस्कर, वो एलिफेंट। आपको पता है सर, जब एलिफेंट इस तरह से पागल हो जाता है, जब पागल हो जाता है तब इस तरह से बिहेव करता है। ईश्वरन स्टोरी सुनाते सुनाते इतना कोटअप हो जाता, इतना घुस जाता स्टोरी सुनाने में, इतना एक्साइट हो जाता कि वो उठ के अपनी जगह से फ्लोर के ऊपर एलिफेंट के करतब करने लगता, इधर उधर जंप करके दिखाता, अपने फीट को स्टैम्प यानी जोर से फर्श के ऊपर मारता, यानी मैड एलिफेंट की नकल करके दिखाने लगता। कहानी सुनाने में इतना घुस जाता वो एलिफेंट जो है वो हमारे शहर के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी इलाके में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। और फेंसेस क्या होता है आपको पता ही होगा, जब हम अपने घर के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, ठीक है, जो कटीले तार वगैरह लगाते हैं, तो उसको फेंसिंग कहा जाता है। तो माचिस की तीलियों की तरह फेंसिंग को तोड़ता हुआ वो शहर में घुस गया। फिर वो जारी रखता, कौन, ईश्वरन अपनी कहानी जारी रखता। मेन रोड पे आ गया वो हाथी, मेन रोड पे आ गया और उसने फ्रूट्स बेचने वाले, ठीक है, मटके वगैरह बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले सारे स्टॉल्स को जो है वो स्मैश करते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे घबराहट के मारे। एलिफेंट अब एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ईंट की दीवार को तोड़ते हुए, स्कूल की ईंट की दीवार को तोड़ते हुए एलिफेंट जो है वो एक स्कूल में घुस जाता है। सारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम्स में भाग जाते हैं और अपने क्लासरूम के दरवाज़ों को टाइटली बंद कर लेते हैं। जो वो राक्षस है, जो एलिफेंट है, वो ग्रंट करता है यानी चिंघाड़ता है और इधर उधर घूमने लगता है स्कूल ग्राउंड में। वो स्कूल ग्राउंड में घूमते हुए फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ लेता है, वॉलीबॉल के नेट को उखाड़ फेंकता है और जो ड्रम पानी के लिए रखा हुआ था उसको किक मारता है पहले तो, और फिर पैर रख के उसको चपटा कर देता है, तोड़ देता है, और जो झाड़ियाँ वगैरह डेकोरेशन के लिए स्कूल में लगाई गई थी उनको उखाड़ देता है। मीनवाइल इस दौरान सारे जो टीचर्स हैं वो स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पे यानी छत पे चढ़ गए थे, जहाँ से वो हेल्पलेसली उस एलिफेंट के डिप्रेडेशंस यानी अटैक को देख रहे थे। हेल्पलेसली इसलिए क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे उस बीस्ट के सामने। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के आसपास कोई भी सोल, यानी नॉट अ सोल का मतलब होता है कोई भी नहीं था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था आसपास। ये अक्सर हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करते हैं। गलियां जो है वो खाली थी, जैसे कि जितने भी इनहेबिटेंट्स यानी जितने भी निवासी हैं शहर के वो अचानक गायब हो गए हों, इतनी सुनसान हो गई थी गलियां। मैं उस वक्त जूनियर क्लास में पढ़ रहा था और इस पूरे ड्रामा को रूफटॉप से, छत से देख रहा था। मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हुआ। मैंने एक टीचर के हाथ से छड़ी ले ली मैंने एक टीचर के हाथ से और सीढ़ियों से नीचे गया ओपन ग्राउंड में। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंगली। जो एलिफेंट है वो आवाज़ निकालता, चिंघाड़ता है। मिनेसिंगली का मतलब डराते हुए, फ्राइटनिंगली, थ्रेटन करते हुए, मुझे धमकाते हुए। अपने सूंड में जो उसने ब्रांच ऑफ ट्री पकड़ी हुई थी उसको जोर जोर से स्विंग करता है मुझे डराने के लिए। इट स्टैम्प्ड हिज फीट। जोर से अपने पैर जो है स्कूल ग्राउंड की ज़मीन पे मारता है। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। और जब वो ऐसा करता है तो बहुत सारी जो है धूल इधर उधर उड़ती है। काफ़ी डरावना माहौल था, काफ़ी डरावना दृश्य था। लेकिन मैं धीरे धीरे उस एलिफेंट की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में स्टिक थी। लोग इस सीन को देख रहे थे जैसे कि उनको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो अपने घर की छतों से।
एलिफेंट जो है वो लाल आंखों से गुस्से से मुझे देख रहा था और मेरी तरफ रश करके मेरी तरफ अटैक करने ही वाला था। उसने अपनी ट्रंक उठाई, अपनी सूंड उठाई एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। ट्रम्पेट का मतलब होता है चिंघाड़ना, एलिफेंट की आवाज़ को ट्रम्पेट कहा जाता है। तो जोर से उसने ट्रम्पेट किया, जोर से उसने चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। उसने क्या किया, जब उसने सूंड उठाई, अटैक करने के पोस्चर में आया जब एलिफेंट, तो उसने पूरा भागते हुए, पूरा जो है साहस जुटाते हुए और पूरी ताकत लगाते हुए उसके पैर के तीसरे नाखून के ऊपर वो स्टिक जोर से दे मारी। थोड़ी देर के लिए तो वो बीस्ट स्टंड रहा। स्टंड का मतलब जैसे किसी ने उसको पैरालाइज कर दिया हो, ऐसे रहा। फिर वो कपकपाया सिर से लेके पैर तक और फिर कोलैप्स, यानी वो गिर पड़ा, जैसे कि पता नहीं उसको किसी ने बहुत जोर से कुछ मार दिया हो। ठीक है, तो यानी एक नाखून के ऊपर स्टिक मारने से वो एलिफेंट जो है वो कोलैप्स कर गया, गिर गया। ठीक है, ऐसा ईश्वरन जो है वो अपनी स्टोरी में बताता है। तो आगे बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप सपोर्टिंग, कीप फॉलोइंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।